नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लाइक पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013 का क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे, जो आने वाली परीक्षा एमपीएडीपीओ के सिलेबस का भाग है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, यह अधिनियम यानी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम कब से लागू है? 4 विकल्प है। पहला है 9 दिसंबर 2013 से, दूसरा है 10 दिसंबर 2013 से, तीसरा है 23 अप्रैल 2013 से और चौथा विकल्प है 1 जनवरी 2014 से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, 9 दिसंबर 2013। अगला प्रश्न है, किसी कार्यस्थल के संबंध में व्यथित महिला से अभिप्रेत है। पहला है कोई महिला जो प्रत्यार्थी पर लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगाती है, दूसरा है कोई महिला जो निवास गृह में नियोजित है, तीसरा विकल्प है कोई महिला जो पति की क्रूरता से पीड़ित है और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, कोई महिला जो प्रत्यार्थी पर लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगाती है। अगला प्रश्न है, व्यथित व्यक्ति से निम्नलिखित अभिप्रेत है। पहला है किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी नियोजित महिला जो प्रत्यार्थी पर लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के अधीन रहने का अभिकथन करती है। दूसरा विकल्प है किसी कार्यस्थल पर ऐसी कोई महिला जो नियोजित नहीं है, प्रत्यार्थी पर लैंगिक उत्पीड़न के कार्य का अभिकथन करती है। तीसरा विकल्प है निवास गृह में नियोजित महिला और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर किसी महिला का लैंगिक उत्पीड़न तभी माना जाएगा जब वह नियोजित हो, नियोजित ना हो, चाहे नियोजित हो या नियोजित ना हो और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, चाहे नियोजित हो या नियोजित ना हो। अगला प्रश्न है, व्यथित महिला को निम्न में से किस धारा में परिभाषित किया गया है? पहला विकल्प है धारा 2 का, दूसरा है 2 खा, दूसरा 2 ढा और चौथा विकल्प है 2 अड़ा। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, 2 का के अंतर्गत व्यथित महिला को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित या उल्लेख है। पहला विकल्प है 2 ढा 2 अड़ा धारा 3, चौथा विकल्प धारा 3 के उपधारा 2। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 2N में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या व्यवहार लैंगिक उत्पीड़न नहीं है? पहला विकल्प है अश्लील साहित्य दिखाना, दूसरा है शारीरिक संपर्क और फायदा उठाना और तीसरा विकल्प है अश्लील टिप्पणी, चौथा है साथ में खाना खाने का अनुरोध करना। इसका जो सही उत्तर है यानी लैंगिक उत्पीड़न नहीं है वह है विकल्प डी, साथ में खाना खाने का अनुरोध करना। अगला प्रश्न है, लैंगिक उत्पीड़न में निम्न कार्य सम्मिलित नहीं है। पहला है लैंगिक प्रकृति कोई निंदनीय शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करना, दूसरा है लैंगिक प्रकृति का कोई शारीरिक आचरण करना, तीसरा विकल्प है लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणी करना, चौथा विकल्प है शारीरिक संपर्क हो जाना। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, शारीरिक संपर्क हो जाना लैंगिक उत्पीड़न में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्यस्थल के अंतर्गत आता है? पहला विकल्प है शैक्षणिक संस्थान, दूसरा है मनोरंजन स्थापन, तीसरा है हॉस्पिटल, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी कार्यस्थल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल के अंतर्गत आता है। पहला विकल्प है कोई निवास स्थान या गृह, दूसरा है परिचर्चा गृह, तीसरा स्टेडियम, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, कार्यस्थल के अंतर्गत
तीनों ही ऑप्शन आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, यह प्रावधान है। पहला विकल्प है धारा 3 की उपधारा 1 में, दूसरा है धारा 3 की उपधारा 2 में, और तीसरा विकल्प है धारा 4 की उपधारा 3 में, और चौथा विकल्प है धारा 5 की उपधारा 2 में। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 3 की उपधारा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य या आचरण या परिस्थितियां लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा। पहला विकल्प है उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट वचन देना। दूसरा है उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की स्पष्ट धमकी देना। तीसरा विकल्प है उसके कार्य में हस्तक्षेप करना, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिस्थिति या परिस्थितियां लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत माना जाएगा। पहला है महिला के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाला अपमानजनक आचरण करना। दूसरा है महिला के प्रति शत्रुतापूर्ण या आपराधिक कार्य का वातावरण तैयार करना। तीसरा विकल्प है वर्तमान या भावी नियोजन की परिस्थिति के बारे में धमकी देना, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। अगला प्रश्न है, आंतरिक परिवाद समिति का गठन कौन करता है। पहला विकल्प है कार्यस्थल का नियोजक, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है केंद्र सरकार, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, कार्यस्थल का नियोजक आंतरिक परिवाद समिति का गठन करता है। अगला प्रश्न है, आंतरिक परिवाद समिति और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल हो सकेगा। पहला विकल्प है 1 वर्ष, दूसरा है 2 वर्ष, तीसरा है 3 वर्ष, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अधिसूचित करेगी। पहला विकल्प है जिला मजिस्ट्रेट, दूसरा है अपर जिला मजिस्ट्रेट, तीसरा है कलेक्टर या उप कलेक्टर, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से किसी को भी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त में से किसी को भी। अगला प्रश्न है, स्थानीय परिवाद समिति का गठन कौन करता है। पहला विकल्प है जिलाधिकारी, दूसरा है नियोजक, तीसरा विकल्प है ए या बी, और चौथा विकल्प है राज्य सरकार। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, जिला अधिकारी स्थानीय परिवाद समिति का गठन करता है। अगला प्रश्न है, जिला अधिकारी स्थानीय परिवाद समिति का गठन कब करेगा। पहला विकल्प है जहां आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं किया गया है, दूसरा है जहां परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों स्थितियों में, और चौथा विकल्प है ना तो ए ना तो बी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए एवं बी दोनों स्थितियों में। अगला प्रश्न है, लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में परिवाद किया जा सकेगा। पहला विकल्प है आंतरिक परिवाद समिति में, दूसरा है स्थानीय परिवाद समिति में, तीसरा यथास्थिति ए या बी में, चौथा विकल्प है किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यथास्थिति आंतरिक परिवाद समिति में या स्थानीय परिवाद समिति में। अगला प्रश्न है, स्थानीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नामित किया जाता है। पहला विकल्प है जिला अधिकारी द्वारा, दूसरा है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, तीसरा विकल्प है राज्य सरकार द्वारा, चौथा विकल्प है केंद्र सरकार द्वारा। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, जिला अधिकारी द्वारा। अगला प्रश्न है, स्थानीय समिति का अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल हो सकता है। पहला विकल्प है 1 वर्ष, दूसरा है 2 वर्ष, तीसरा है 3 वर्ष, चौथा विकल्प है जिला अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए जो 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। अगला प्रश्न है, सही सुलेमित युग्म नहीं है। पहला है लैंगिक उत्पीड़न से निवारण धारा 3, दूसरा है आंतरिक परिवाद समिति का गठन धारा 4,
और तीसरा है स्थानीय परिवाद समिति का गठन, धारा 6। चौथा विकल्प है सुलह, धारा 9। इसका जो सही सुलेमित युग्म नहीं है वह है विकल्प डी, सुलह धारा 9 में नहीं, धारा 10 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत परिवाद कर सकती है? पहला विकल्प है धारा 9, दूसरा है धारा 10, तीसरा है धारा 11, चौथा विकल्प है धारा 13। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 9 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 9 के अधीन व्यथित महिला द्वारा परिवाद किसके समक्ष किया जा सकता है? पहला विकल्प है आंतरिक परिवाद समिति, दूसरा है स्थानीय परिवाद समिति जहां आंतरिक समिति का गठित ना हो, और तीसरा विकल्प है ए या बी, यथास्थिति, चौथा विकल्प है मजिस्ट्रेट के समक्ष। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए या बी, यथास्थिति। अगला प्रश्न है, लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद करने के लिए समय सीमा है। पहला विकल्प है घटना की तारीख से 1 माह, दूसरा है घटना की तारीख से 2 माह, तीसरा विकल्प है घटना की तारीख से 3 माह, और चौथा विकल्प है घटना की तारीख से 4 माह। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, घटना की तारीख से 3 माह के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कोई व्यथित महिला परिवाद कर सकेगी? पहला है लिखित, दूसरा है मौखिक, तीसरा लिखित या मौखिक, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, कोई व्यथित महिला लिखित में परिवाद कर सकती है। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटना से स्थापित महिला घटना की तारीख से 3 माह के भीतर परिवाद करने में युक्त कारण से निवारित थी, वहाँ परिवाद करने के लिए समय सीमा बढ़ाया जा सकता है। पहला विकल्प है 1 माह से अधिक, दूसरा है 2 माह से अनधिक, तीसरा है 3 माह से अनधिक, चौथा विकल्प है 15 दिन से अनधिक। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प 3, 3 माह से अनधिक। अगला प्रश्न है, परिवाद की समय सीमा में वृद्धि कौन कर सकता है? पहला विकल्प है आंतरिक समिति, दूसरा है स्थानीय समिति, तीसरा यथास्थिति या बी, और चौथा विकल्प है राज्य सरकार। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यथास्थिति, ए या बी, यानी आंतरिक समिति या स्थानीय समिति। अगला प्रश्न है, सत्य कथन का चयन कीजिए। अधिनियम की धारा 9 के अधीन परिवाद कौन कर सकता है? पहला विकल्प है व्यथित महिला, दूसरा है व्यथित महिला के परिवाद करने में असमर्थ होने पर कोई विधिक वारिस या अन्य विहित व्यक्ति, तीसरा विकल्प है ए या बी दोनों सत्य है, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए या बी दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अंतर्गत सुलह का प्रावधान है। पहला विकल्प है धारा 10 में, दूसरा है धारा 11 में, तीसरा है धारा 12 में, और चौथा विकल्प है धारा 13 में। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 10 में सुलह का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, सुलह किस प्रक्रम पर हो सकता है? पहला है किसी भी प्रक्रम पर, दूसरा है जांच के प्रक्रम पर, तीसरा है जांच के उपरांत, चौथा विकल्प है जांच प्रारंभ होने से पूर्व। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, जांच प्रारंभ होने से पूर्व सुलह की प्रक्रिया हो सकता है। अगला प्रश्न है, सुलह की कार्यवाही किसके अनुरोध पर किया जा सकता है? पहला विकल्प है व्यथित महिला के, दूसरा है प्रत्यार्थी के, तीसरा है ए एवं बी दोनों के, और चौथा विकल्प है ए या बी के। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, व्यथित महिला के अनुरोध पर। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 10 के अधीन सुलह का आधार नहीं है। पहला है धन संबंधी समाधान, दूसरा है निलंबन, तीसरा है भर्त्सना, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धन संबंधी समाधान धारा 10 के अंतर्गत सुलह का आधार नहीं है।
अगला प्रश्न है परिवाद की जांच कितने दिन के भीतर पूरी की जा सकेगी। पहला विकल्प है 15 दिन, दूसरा है 30 दिन, तीसरा है 60 दिन, चौथा है 90 दिन। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी 90 दिन। अगला प्रश्न है आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति को वही शक्तियां प्राप्त हैं जो सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं, जो मजिस्ट्रेट न्यायालय को प्राप्त हों। तीसरा है जो अन्वेषण अधिकारी को प्राप्त है। चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए सिविल न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ। अगला प्रश्न है घरेलू कर्मकार के परिवाद से यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो स्थानीय समिति भारतीय दंड संहिता की धारा 509 या अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मामला रजिस्टर करने के लिए पुलिस के पास भेजेगी। पहला विकल्प है 7 दिन के भीतर, दूसरा है 10 दिन के भीतर, तीसरा है 15 दिन के भीतर, चौथा विकल्प है 30 दिन के भीतर। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए 7 दिन के भीतर। अगला प्रश्न है अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 2 के अधीन न्यायालय प्रत्यर्थी के अपराध का दोष सिद्ध ठहराए जाने पर दंडादेश के साथ दे सकेगा। पहला विकल्प है ऐसी राशि के संदाय करने का आदेश जो न्यायालय समुचित समझे, दूसरा है प्रतिकर देने का आदेश, तीसरा है क्षतिपूर्ति का आदेश, चौथा विकल्प है उपर्युक्त ए या बी या सी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए ऐसी राशि के संदाय करने का आदेश जो न्यायालय समुचित समझे। अगला प्रश्न है परिवाद पर जांच के दौरान व्यथित महिला के अनुरोध पर नियोजक कर सकता है। पहला विकल्प है व्यथित महिला के 3 माह की छुट्टी मंजूर, दूसरा है व्यथित महिला का अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरण, तीसरा है प्रत्यर्थी को अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरण और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपनी जांच की निष्कर्षों की रिपोर्ट किसे उपलब्ध कराएगा। पहला विकल्प है नियोजक को, दूसरा है जिलाधिकारी को, तीसरा है यथास्थिति नियोजक या जिलाधिकारी को, चौथा विकल्प है संबंधित पक्षकारों को और एक और विकल्प है सी एवं डी को। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ई यानी सी यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी को और संबंधित पक्षकार को। अगला प्रश्न है आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जांच रिपोर्ट कितने दिन के भीतर यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी को उपलब्ध कराएगा। पहला विकल्प है 10 दिन, दूसरा है 15 दिन, तीसरा है 20 दिन, चौथा है 30 दिन। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए 10 दिन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि यदि